सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर है और हम उसका पहला लेक्चर जो है इसका कवर करने जा रहे हैं। ओके, चलिए। अब जितनी चीज़ें बोलूँगा सिर्फ उतना लिखना, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम में आएगा सिर्फ हमें वही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक साहब थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। क्या था? हेडिंग डाल दीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने का क्या फ़ायदा? कुछ ही तुम बताओ। किसी भी चीज़ को कई भाग में विभाजित करने का क्या फ़ायदा होता है? एक तरीके के कैरेक्टर रखने वाली चीज़ों को आसानी से पढ़ना या उनके बारे में समझना। ठीक है, अब यहीं पर कई सारे बैचेस हैं, तो सबको एक तरीके के एग्जाम को लेकर के जो टारगेट रखे हैं उनको एक जगह रखा ना, जो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से उनको एक साथ रखा, राइट। तो इसका क्या मतलब होता है कि इनको क्लासीफाई करना आसान हो जाता है। भैया ये नीट वाले हैं, ये जेई वाले हैं, ये फाउंडेशन वाले हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एक ग्रुप के बारे में पूरी की पूरी सिंपल स्टडी कर लीजिए और आपको हर किसी के लिए अलग अलग स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। तो क्लासिफिकेशन का ये फायदा था, क्योंकि भाई 1.3 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को एक साथ पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है। सबके बारे में एक एक चीज़ें जानना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक साहब थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। जितना बोलूँगा सिर्फ इतना, एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल साहब ने क्या दिया था, इन्होंने ये सबसे पहले कौन है भाई? बतिया लो, कौन बात करो। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, अर्लीस्ट अटेम्प्ट इन द साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। नोट करिए, सिर्फ इतनी चीज़ें ही हमारे काम की है। जैसे मैं फ्लो चार्ट में लिखवा रहा हूँ, फ्लो चार्ट में भी लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जिसको सेंटेंशनल लिखना वो सेंटेंशनल लिखे, हालांकि सबसे अच्छा तरीका होता है फ्लो चार्ट में पढ़ना। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहला आइटम दिया था और इन्होंने साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन की बात की थी। इनके हिसाब से कोई भी लिविंग चीज़, इनके हिसाब से कोई भी लिविंग बीइंग वो या तो प्लांट होगा या तो वो एनिमल होगा। इसके अलावा और कुछ इन्होंने बात नहीं करी। तो करें कोई भी लिविंग बीइंग या तो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा। आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जो एक तो थी साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन और दूसरा इट इज बेस्ड ऑन सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इस पर बेस्ड है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। किस पर बेस्ड थे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ऐसे लिखो, एरिस्टोटल ने सबसे पहला आइटम लिया था और इसकी बेसिस क्या थी? तो कहेंगे सर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। और इसमें इन्होंने मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? अक्षर। क्या होता है मॉर्फोलॉजी का मतलब? फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से दिखने में कैसी है उस अपीयरेंस के आधार पर। तो क्या हो गया? जिसको नहीं पता वो लिखिए। एक चीज़ होती है मॉर्फोलॉजी, एक चीज़ होती है एनाटमी। एनाटमी का क्या मतलब होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर, जो आप नहीं देख पा रहे, इसको आप किस में देखेंगे? स्लाइड्स में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। चलो, अब इन्होंने क्या किया? प्लांट को आपने ऐसे क्लासिफाई किया था और आपने यहाँ पे लिखा था प्लांट, यही किया था ना। अब इन्होंने प्लांट को 3 फर्दर क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया। एक आया हर्ब, एक आया श्रब्स और एक हो गया ट्री। तो हर्ब क्या होती है भैया? तो जो छोटी छोटी घासें होती हैं, छोटी इस साइड से भी कम क्या होती है? हर्ब्स। थोड़ी हाइट हुई तो श्रब्स, और बड़े बड़े पेड़ इज
ट्री। तो 3 पार्ट में इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया। तो प्लांट में ही एरो बना करके नीचे लिखिए, प्लांट लिखा था ना, उसी के नीचे एरो बना कर लिखिए। इन्होंने प्लांट को बांटा हर्ब, श्रब और ट्री। बात समझ में आ गई? चलो, एनिमल को इन्होंने ये इंटरेस्टिंग था। एनिमल को इन्होंने बांटा एनिमल विद रेड ब्लड और एनिमल विदाउट रेड ब्लड। तो जैसे आप इंसेक्ट को मारते हो तो क्या होता है उनका, जैसे कॉकरोच मारे, ये पाप नहीं है, ठीक है। तो उसको वाइटिश जो है फ्लूइड निकलता है उसकी बॉडी से। तो क्या है, एनिमल विदाउट रेड ब्लड, इंसेक्ट और जेलीफिश विद रेड ब्लड, मैमल, लिजर्ड, बर्ड, फिशेस। ओके, डन। रुक जाओ बेटा। इसके बाद एक साहब आए जिनका नाम था लीनियस, और लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो हेडिंग डालिए लीनियस और लिखिए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, ये वाला बाल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। ये क्या, ऐसे बाल जजों के भी पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे, ये होते भी थे कि बस ऐसे भी होता था? नहीं, ऐसे होते बेटा? ब्रिटिशर्स ने पहले ऐसे। अच्छा, तो लीनियस साहब ने क्या दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने किसकी सिंपल बात करी, इन्होंने प्लांट की बात करी और इन्होंने एनिमल की बात करी। किसकी बात करी? प्लांट की और एनिमल की। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट के लिए इन्होंने क्या यूज किया टर्म, किंगडम प्लांटे, और यहाँ पे एनिमल के लिए एनिमेलिया। तो आपने लिखा था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। आजकल हम लोग कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं? 5 किंगडम। किसने दिया था? R.H. विटेकर साहब ने। किसने? R.H. विटेकर साहब ने। एक हो गया भैया आपका प्लांट और एक होता है एनिमेलिया। ओके, तो ये प्लांट्स की बात करते हैं और ये एनिमल्स की बात करते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन का बेसिक्स क्या होगा? सेल वॉल। क्या होगा? सेल वॉल। भैया जिसमें सेल वॉल होगा वो प्लांट में रख दिया, और जिसमें सेल वॉल नहीं होगा वो एनिमल में रख दिया। अब देखो, विटेकर लीनियस पॉलिंग की एक सबसे बड़ी कमी क्या थी? लीनियस साहब ने जो सबसे पहली कमी रखी कि इसमें लिखो ड्रॉबैक्स, हेडिंग डालो ड्रॉबैक्स। जितना बोलूंगा सिर्फ उतना, ठीक है। He did not distinguish between eukaryote and prokaryote। पहला पॉइंट देखो, did not distinguish का मतलब अंतर नहीं निकाल पाए between। किसमें? तो सबसे पहले लिखेंगे यूकैर एंड प्रोकैरियोट्स। दूसरा पॉइंट यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। इसके बाद तीसरी कमी थी इनकी, भैया ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में अंतर नहीं कर पाए। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इनमें ये अंतर नहीं कर पाए। तो किसके में अंतर नहीं कर पाए? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? एक ही कॉपी में तीनों सब्जेक्ट लिख रहे हो कि अलग अलग? ऐसे कॉपी अलग कर लीजिए। ठीक है, कल से कर लीजिएगा। चलिए, अब देखो कितनी अच्छी बात है। देखो अब लिखो, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने प्लांट्स की बात की थी, ठीक है ना?
और प्लांट्स में इन्होंने किसको अंदर में रखा, तो लिखा इन्होंने बैक्टीरिया को। इसके बाद क्या लिखा, तो लिखेंगे एल्गी। इसके बाद फंजाई। अच्छा, फंजाई प्लांट है क्या? फंजाई प्लांट है क्या? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, लेकिन उसको भी प्लांट में डाल दिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया तुम देखते हो, उन बैक्टीरिया को भी इन्होंने किस में डाल दिया? प्लांट में, जबकि सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं होते। कौन सा फोटोसिंथेटिक होता है? कोई एक भी एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? फोटोसिंथेटिक। हाँ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। ये बात सही है, लेकिन यू बैक्टीरिया में भी फर्दर कोई एक एग्जांपल? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, होते हैं। अच्छा, तो बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गई, फंजाई हो गया, और अब इसके बाद एल्गी के बाद तो ये तो पता ही है, ये तो ब्रायोफाइट। मैं आपकी जगह अगर होता तो मैं ये गलती करने की कोशिश ना करता, ताकि मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ कर पाऊँ। मैं पहले फंजाई लिखता, क्योंकि अगर मैं आगे बड़ी बात करूंगा तो फंजाई को हम अलग कर देंगे। और एल्गी तो फोटोसिंथेटिक होता है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इसके बाद क्या आता है? जिम्नोस्पर्म। और सबसे आखिरी में आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, नोट करो। प्लांट में इन्होंने किसको डाला? तो प्लांट में इन्होंने बैक्टीरिया को डाल दिया, फंजाई को डाल दिया, एल्गी को डाल दिया। ये सब कमियां थी ना, देखो ना, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है और यूनिसेलुलर एल्गी भी यूनिसेलुलर होता है। ऐसा नहीं होता कि एल्गी हमेशा मल्टीसेलुलर ही होगा। क्या कह रहे थे? ऐसा करो जिसके पास भी तुमको सेल वॉल दिख जाए उसको क्या मान लो? प्लांट। ठीक है, तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, लेकिन क्या बैक्टीरिया प्लांट है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया, तो केमिकल ऑक्सीडेशन होता है उसमें। फंजाई तो हेट्रोट्रॉफिक होता है, अपना खाना खुद बनाता है या किसी के खाने को खाता है। मरे हुए पेड़ के ऊपर होता है ना, तो पेड़ के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वही खा लेता है। कुकुरमुत्ता नहीं सुना? हाँ, एल्गी तो सेल वॉल होती है, और एल्गी तो आपको फोटोसिंथेसिस, पानी में काई लग जाना, काई इज एल्गी। यूनिसेलुलर होती है, लेकिन मल्टीसेलुलर भी होती है। ब्रायोफाइट जनरली मल्टीसेलुलर ही होते हैं। टेरिडो थोड़ा और जो है प्लांट थोड़े बड़े बड़े। ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर नमी हो और जहाँ पर पानी होना ही चाहिए, झरनों के आसपास। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट है। एंजियोस्पर्म भी क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट है। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि इन्होंने क्या कहा था कि जो ये जिसमें भी सेल वॉल होगी वो सब प्लांट। सत्य है क्या खुशी? अगर तुम इनकी जगह होती तो इनको गलत बता देती कि तुम गलत कह रहे हो। इनके ज़माने में पैदा हुई होती तो तुम बता देती ना कि यार जो है इंजीनियर साहब आप सब गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात लिखी हुई है कि ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर वन कैटेगरी इवन दो दे वाइडली डिफर देयर कैरेक्टर। क्या ऐसी बात है यार? बैक्टीरिया और फंजाई और कहाँ प्लांट, इनके कैरेक्टर्स में काफी एक ही चीजें समान है, बाकी सब आप डिफरेंट हैं। उसके बाद भी इनको साथ में रखना तो मतलब ये इतना करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं था। चलिए, देखो कितनी अच्छी बात है। इंजीनियर्स की एक सबसे बड़ी गलती है, देखो ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया है, तो लिखो ड्रॉबैक। सबसे पहली गलती थी ही प्लेस्ड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। अब जो ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी,
ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के साथ यूकैरियोटिक बैक्टीरिया रख दिया, कोई बात नहीं। हद तो तब हो गई जब उसके साथ एल्गी भी रख दिया, सब एक ही हैं। तो ये इनकी सबसे पहली गलती थी। अब इनकी दूसरी गलती पढ़ने जा रहे हैं। क्या मैं इसकी पहली गलती को भूल के आगे बढ़ूं? देखो चलिए देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को साथ में रखा। दूसरी गलती, दूसरा पॉइंट लिखो, he placed together unicellular and multicellular organism in one group। ये सिर्फ एक ही चीज देखा करते थे, क्या देखा करते थे? सेल वॉल। एग्जाम्पल के तौर पर क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ठीक है। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा दोनों को ही इन्होंने एल्गी के अंदर रख दिया, और एल्गी को किस में रखा? प्लांट्स में, ठीक है। एक यूनिसेलुलर था, दूसरा मल्टीसेलुलर था। ये एक कोशिकीय था, कितना था? यूनि, और ये बहुकोशिकीय, मल्टी। बात समझ में आ गई? चाहो तो और एल्गी के अंदर किस में आया? प्लांट में। एल्गी का मतलब क्या होता है? प्लांट। समझ में आ रही बात? अब अगला पॉइंट लिखो, he placed together heterotrophic plant animal, heterotrophic group लिखो, that is fungi with autotrophic green plants, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब एक बात खाली जान लो, जो फंजाई है और जो प्लांट है, दोनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट है। इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन इसकी सेल वॉल प्रेजेंट बननी होती है काइटिन की, और इसकी बनी होती है सेल्यूलोज। तो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया में क्या होगा? पेप्टाइडोग्लाइकन। और क्या होगा? अगर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया ही होता है, और अगर बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है? तो वो बनता है स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन। और अगर बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है तो क्या बनेगा? पेप्टाइडोग्लाइकन। तो नोट कर लो, फंजाई साइड में कहीं नोट करना, काम की चीज़ है, मतलब आना चाहिए। तो चाहो तो बैक्टीरिया वाला भी लिख लो, सीखना है तो सीख लो। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो या तो स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये वाली बात है आर्की बैक्टीरिया, और ये वाली बात है यू बैक्टीरिया। ठीक है। फंजाई में किसकी बनी होती है? तो कहेंगे सर काइटिन की। प्लांट्स में तो कहेंगे सर सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, पेक्टिन की,
और एनिमल में होती ही नहीं है। मैंने आपको कि जो क्लासिफिकेशन है सिर्फ एक या दो छोटे से कैरेक्टर के बेस पर किसी चीज़ को, इतने बड़े जो है इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे लिविंग बींग्स हैं, तो उनको क्लासीफाई नहीं किया जाता, तो क्राइटेरिया और बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने डाला सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद दूसरी चीज़ आई कि सेल वॉल का नेचर, तीसरी चीज़ आई कि वो खाना किस तरीके से खाते हैं, नो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है, अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो भी क्या है, पैरासिटिक है, राइट, कि होलोजोइक है, हाँ, सैप्रोफिटिक है, तो क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर हेट्रोट्रॉफिक भी है तो मरे गली चीज़ को खा के अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो सैप्रोफिटिक, जिंदा आदमी को जिंदा ही खा रहे हैं, पैरासाइट जैसे आप लोग हैं, ठीक है, हाँ, यहाँ टीचर खा रहे हैं, वहाँ घर में माँ बाप खा रहे हैं, सब, हाँ, खून नोच रहा है माँ बाप का भी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा आता है होलोजोइक, तो जिंदा को मार के खाया, ठीक है, जिंदा नहीं खाया, पहले क्या किया, शिकार किया, मारा, फिर खाया, तो इसको होलोजोइक कहते हैं। अब बात आती है हैबिटेट, जमीन पे है कि पानी में है कि हवा में है। तो चौथा क्राइटेरिया नोट करो भैया, पांचवा है कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, ठीक है। और छठी चीज़ है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब इनके पुराने जनरेशन से क्या रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये कुछ 5 से 6 नए क्राइटेरिया बनाए गए फॉर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर लिखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए, अब सबसे पहले एक साहब थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां आपने लिखा था वही लिखिए, गिवन बाय कौन साहब थे, R.H. विटेकर। कौन साहब थे, R.H. विटेकर साहब थे ना। और कब दिया था, ईयर 1969। चलो, तो विटेकर साहब ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया, 5 पार्ट में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। मोनेरा में कौन आया, बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और इसके बाद फंजाई में क्या है, फंगस आ गए। प्लांटी में कौन कौन आ गया, तो कहेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद तो एनिमेलिया में तो इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, ठीक है, तो उसमें तो बहुत कुछ आ गया, कोरिफेरा, उसके बाद सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, ठीक है, पता है ना, एसके हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, सुना है कि नहीं इस सब के बारे में, आया ना, ठीक है। तो फिर वो एसके हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, इसके बाद आ गया एनिलीडा, ठीक है, उसके बाद ऑर्थोपोडा, एंडोकाइनोडर्मेटा, ठीक है, और क्या आ गया, तो कहेंगे सर जो है वर्टिब्रेटा में भी कौन कौन आ गया, कॉर्डेटा, हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी देखा होगा, जाकर के देखिए, एकदम यही बना हुआ है। एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी, आप जाकर के देखिएगा, बिल्कुल यही बना हुआ है। यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।